हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारा होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जो अपने ये आफ्टर द चैप्टर ऑफ सर्कल कंप्लीट होने के बाद जो हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है उनका एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, कैसे, चलो वो देखते हैं। तो 2 से 3 कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, कुछ खास नहीं है, छोटा चैप्टर है ना। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट है उसका पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। और क्वेश्चन तो हम करते नहीं, वी ओनली डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट्स इन दीज वीडियोस। जो वीडियोस बन रहे हैं इन सब में हम क्या बना रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले चीज कि भाई जो सर्कल होता है ना, सर्कल जो होता है ना, सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट 1 में हमें ये देखना है सबसे पहले सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई कि जो कि हमने पहले ही पढ़ा है ना, क्लास 7th वगैरह में ही पढ़ रखा है ये सब, कि एरिया का सर्कल का हम कैसे सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर फाइंड करते हैं, सर्कल का किस तरह से हम एरिया फाइंड करते हैं, ये तो हमने पढ़ा है पहले से। फिर भी हम उस चीज को एक बार रिकॉल कर लेंगे कि हाँ क्या होता है और कैसे, तो उसका क्या प्रूफ है। और उसके बाद हम सर्कल के कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, कुछ पोर्शंस होते हैं, उनका एरिया निकालना सीखेंगे। जैसे सर्कल के सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कल में माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कल की आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, अच्छा सर्कल में सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, वो सब भी देखेंगे। इन्हीं एरिया रिलेटेड टू जो ये आपका जो सर्कल का जो कंप्लीट एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है और ये सरकमफ्रेंस, इसी को यूज करके हम आगे की चीजें भी निकालते हैं। सबसे पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। पहली चीज जो सरकमफ्रेंस होती है ना सर, सरकमफ्रेंस, इसी को तो पहले क्या बोलते हैं, पहली बात तो जो सरकमफ्रेंस है इसी को हम सबसे पहली बात पेरीमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। अगर मैं एक सर्कल लेता हूं इस तरह से, इस तरह से मैंने एक सर्कल ले लिया, और ये जो सर्कल है बेटा, इस सर्कल के अंदर ये जो सर्कल है आपका, इस सर्कल के जो सरकमफ्रेंस होगी, जो पेरीमीटर होगी सर, ये जो सर्कुलर पाथ पूरा जो बाउंड्री है ना, इसी को हम सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं। मैंने बोला ठीक है। और इसकी डायमीटर क्या होती है, इसकी डायमीटर ये कुछ इस तरह से सेंटर से पास करने वाली लाइन, सर ऐसी लाइन, आपने कहा सर ऐसी लाइन, ये सब तो हमने पढ़ रखा है। ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से होकर चली जाती है ना सर, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल की डायमीटर बोलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं एक फैक्ट, वो फैक्ट ये है कि किसी भी सर्कल छोटा हो या सर्कल जैसे ये छोटा सा ऐसा सर्कल हो, या तो सर्कल बहुत बड़ा हो, ये सर्कल छोटा हो या इससे बड़ा, इससे भी बड़ा हो, जो सर सर्कल और डायमीटर का जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे यहां पर भी देख लो, यहां पर जो डायमीटर होगी सर, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी डायमीटर यहाँ की, क्योंकि ये सर्कल बड़ा है तो इसकी डायमीटर क्या होगी, इसकी डायमीटर बड़ी होगी, इसकी डायमीटर बड़ी होगी। तो चाहे ऐसा छोटा सर्कल हो, छोटी डायमीटर हो, या बड़ा सर्कल हो और बड़ी डायमीटर हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होती है, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर is always constant and that constant is pi। मतलब ये कि जब भी आप किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसी सर्कल की डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो एक फिक्स इर्रेशनल नंबर मिलता है, कांस्टेंट इर्रेशनल नंबर मिलता है, जिसे हम पाई बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर आप जानते हो सर, इनका जो नेचर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, ना ये खत्म होते हैं, ना ही इनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है जिससे हम बोल सके कि ये टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो ये पाई है ना, ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है, जिसमें हमें किसी भी सर्कल की डायमीटर और उसके सरकमफ्रेंस
सरकमफ्रेंस को जब डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा आता है, यही पाई आता है, चाहे सर्कल छोटा हो, चाहे सर्कल बहुत बड़ा हो, चाहे सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा हो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, ये बार बार पाई ही आएगा। तो जब हमारे साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस ने ये चीज ऑब्जर्व करी तो उन्होंने बोला कि फिर इस हिसाब से अगर किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना हुआ ना तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा सरकमफ्रेंस और पैरामीटर इक्वल्स टू, सर ये पाई मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर डी। देखो डायमीटर को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आप डी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सरकमफ्रेंस सर डायरेक्ट इस तरह से बताई जा सकती है, किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस पाई और मल्टीप्लाइड बाई डी होती है। फिर पाई क्या होता है सर, पाई क्या होता है, देखो पाई होता तो इर्रेशनल नंबर है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इर्रेशनल नंबर है और हम एग्जैक्ट वैल्यू उसकी फाइंड भी नहीं कर पाते बिकॉज इट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हम इसको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं जिसे क्या बोलते हैं 3.1461, या तो हम ये बोल सकते हैं 22/7। आपको कुछ लोगों को ये डाउट होगा सर आप बोल रहे हो कि पाई इर्रेशनल है, यहाँ पर जो नंबर लिख रहे हो वो रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ और इसको जब हमने इसमें रिप्रेजेंट किया तो ये 22/7 भी अपने आप में एक रैशनल नंबर हुआ, p बाई क्यू फॉर्म में है। तो सर आप पाई को रैशनल क्यों कह रहे हो, देखो बेटा ये जो वैल्यू लिख रहा हूं इसका हम यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, इट इज अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इर्रेशनल नंबर है। तो हम अपनी यूज के लिए इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कितना लगभग कितना है उसको हम रैशनल में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। तो हम ये बोलेंगे फिर सब जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं क्या वो एग्जैक्ट होती है, नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि जब ये पाई ही एग्जैक्ट नहीं है, जब ये वैल्यू ही एग्जैक्ट नहीं है तो जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर कहां से एग्जैक्ट होगा, ठीक। लेकिन हाँ एक अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, ठीक। तो जब भी हमें पैरामीटर निकालना होगा, सर्कल का पैरामीटर निकालना होगा, तो पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैरामीटर निकालने के लिए क्योंकि हमें मालूम होता है कि सर्कल का जो डायमीटर होता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, वो रेडियस का डबल होता है, इसलिए डायमीटर की जगह पे रेडियस 2r लिख सकते हैं और पाई की वैल्यू पाई लिख सकते हैं। इसलिए हमने ये हमेशा पढ़ा है कि सर किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है ना वो 2πr होता है, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, इसको हमने हमेशा पढ़ रखा है, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है सर्कमफ्रेंस का वो ये है कि किसी भी सर्कल का, वो सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, उसकी जो टोटल बाउंड्री की लेंथ होती है उसको अगर उसकी डायमीटर से डिवाइड किया जाता है तो एक वैल्यू पाई इर्रेशनल वैल्यू आती है हर सर्कल में, चाहे वो सर्कल छोटा हो या बड़ा हो। इसीलिए उस वैल्यू पाई को हम इर्रेशनल है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 या तो 22/7 यूज करते हैं अपने कैलकुलेशन में, ठीक है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं कितनी है और इसके जितने डेसिमल डिजिट तक पता है उतना यूज कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट करके। और इसीलिए जब हम पैरामीटर निकालते हैं तो ये d जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई इंटू डी, और d की वैल्यू 2r होती है जो हमने यहाँ रख दी, तो पैरामीटर हमारा जो है 2πr निकल के आ जाता है। इसलिए हम सीधा याद करते हैं कि सर्कल का पैरामीटर 2πr होता है। ओके, नाउ if the perimeter or boundary length is clear, we can move for our discussion to the area of circle, ठीक है। सर्कल के एरिया का डिस्कशन कर सकते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, देखो सर्कल का एरिया सिंपल सी बात है, मैं एक आपको सर्कल दिखाता हूं, ये रहा भैया सर्कल, ठीक है, ये हो गई आपकी सर्कल, ये सर्कल का एरिया सर्कल हो गया, ठीक है। इस सर्कल की जो रेडियस है ना, सपोज लेट्स टेक द रेडियस, लेट मी टेक द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले तो मैं सर्कल का सेंटर बता देता हूँ, ये रहा सेंटर। अच्छा, इस सेंटर से मैं जो ये रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज r सेंटीमीटर, मान लो ये r या यूनिट, जो भी सेंटीमीटर मीटर से मतलब नहीं, यूनिट जो आपको ठीक लगे, तो ये r यूनिट दूर है, ठीक। इस तरह से इस सर्कल की अगर रेडियस r है तो इस सर्कल का जो एरिया निकल कर आता है, एरिया जो निकल कर आता है, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों होता है, थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर कैसे होता है एरिया। वो ऐसे होता है कि सर आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, ये रहा आपका सर्कल, बोलोगे बिल्कुल यही सर्कल है। अगर इस सर्कल के मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, ऐसे 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 बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे,
ये तो अभी फिलहाल आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। मैं इतने छोटे कर दूं, इतने छोटे कर दूं कि बिल्कुल स्पेस ही ना रहे इनके बीच में, बिल्कुल स्पेस में ना रहे। और फिर मैं करूं क्या, और फिर मैं करूं क्या, इन स्पेस का जो जो ये एक एक सिंगल सिंगल, जैसे ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, जैसे ये वाला हो गया, पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट है ना। बहुत बार इसमें लाइनें पतली कर चुकी, इसको बिल्कुल स्ट्रिप जैसा बना दिया, बिल्कुल पतला स्ट्रिप, और उसको पार्ट 1 2 3 बोल दिया। और क्योंकि क्योंकि जब मैं इसे बहुत छोटा कर दूंगा तो जो एक छोटी स्ट्रिप होगी इसकी, छोटी सी पतली सी, वो कुछ इस तरह से होगी। थोड़ा सा अगर बड़े करके देखो तो वो हल्का ऐसी होगी सर, ऐसी, हल्का सा ऐसी, ठीक है। ऐसे फिर अगली भी ऐसी होगी, ठीक है, ऐसे अगली भी इसी शेप में होगी, ऐसे अगली भी इसी शेप में होगी, ऐसे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बहुत पतली 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 पूरी स्ट्रिप्स काट दी और सारी स्ट्रिप्स को बाहर निकाल लिया। तो कुछ तो ऐसी होंगी सर जिनका मुंह इस तरफ का होगा, कुछ ऐसी होंगी जिनका मुंह ऐसा होगा, और इनको मैंने ऐसे अरेंज कर लिया। जिनका कोना ऊपर की तरफ है उसको इसमें लगा दिया, नहीं तो उसको इसमें लगा दिया। इस तरह से मैंने क्या करा, सारी स्ट्रिप्स को अरेंज करके इस तरह से लगा दिया, ठीक। मतलब देखो, अगर यहां से एक पीस निकालोगे तो वो कैसी होगी, इस तरह की होगी, इस तरह की होगी। तो किसी किसी को ऐसे रख रहा हूं, अब किसी को फिर उसके बगल में ऐसे रख रहा हूं, फिर ऊपर से, फिर ये नीचे से, इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। तो अब आप मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन से ये बताओ कि सर जब ये बहुत छोटी होंगी, जैसे अभी तो ऐसा सर्कल बना, ऐसा लग रहा है कि सर्कल होगा, लेकिन ये बहुत पतली होंगी तो अपने आप में ये एकदम सीधी हो जाएगी और ये भी सीधी हो जाएगी, और इस तरह से ये एक रेक्टेंगल बनाएगी। क्या बनाएगी, एक सर रेक्टेंगल। बहुत अगर पतली होंगी ना, बहुत पतली होगी, तो वो क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना सर, वो तो एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है। सर एल कहां से आ रहा है, एल बेटा वहां से आ रहा है, देखो, क्योंकि ये जो ये साइड वाला जो है ना, साइड ये इधर का पूरा ये जो एल है ना, बेसिकली यही वाली लेंथ तो है, क्योंकि यही तो काट के आपने यहाँ पे रखी। तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये जो पूरी लेंथ है, बेसिकली ये पूरी जो लेंथ है वो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पार्ट में डिवाइड हुई है। क्योंकि मैंने ऐसे ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, यही पार्ट तो ऊपर आया है ना, और ये पार्ट कहाँ है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये और टोटल ये दोनों ऐड करने पर 2 पाई आर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर्कल का जो टोटल सर्कल था पूरा, उसकी सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर। इसका मतलब पाई आर यहां पर है और पाई आर यहां पर है, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक स्ट्रिप ऐसे रखी थी तो एक ऐसे रखी थी, फिर एक ऊपर से एक नीचे से, तो फिर पाई आर यहां है, पाई आर यहां है। अच्छा सर, ये कौन सी लेंथ है, ये तो स्ट्रिप की लेंथ है ये वाली, और ये अपने आप में आर है, तो इसका मतलब ब्रेथ इसकी आर होनी चाहिए, है ना, और लेंथ पाई आर। अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है सर एल इंटू बी, जहां पर एल मेरा पाई आर है, ठीक है, और ब्रेथ मेरी क्या है, आर है, ठीक है। तो कितना निकल कर आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। इसीलिए जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हालांकि अगर इस डिस्कशन में कंफ्यूजन आई हो, आपको कम समझ में आया हो, तो इसको समझने की बहुत खास जरूरत भी नहीं है बेटा। यू शुड नो द एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बस इतना ही आपको समझना है। चलो आओ अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जो हमारे लिए नया है बिल्कुल। इसका डिस्कशन हमने पहले नहीं किया है। वी हैव डिस्कस द circumference of circle and the area of circle, but now we are going to discuss the sector, area of sector and segment of circle. तो पहले हम देखते हैं कि सेक्टर होता क्या है। देखो सेक्टर क्या होता है, पहले भाई सेक्टर और सेगमेंट समझ लेंगे। हाँ, सेगमेंट और सेक्टर समझ लेंगे तभी तो इसका एरिया निकाल लेंगे। चलो ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बोलता हूं कि दोनों साइड एक एक सर्कल ले लो। यहां भी ले लिया, यहां भी ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस साइड सर्कल का सर्कल का पहले सेंटर डिसाइड कर लेते हैं दोनों लोग। दोनों, यहां पे भी सेंटर डिसाइड हो गया, यहां भी सेंटर क्लियर हो गया। यहां भी सर्कल का सेंटर अपना, यहां भी सर्कल का सेंटर, ठीक है। सेंटर हो सकता है सेंटर में ना हो, थोड़ा ध्यान दे लेना, है ना। तो चलो अब यहां से मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं दो रेडियस इस तरह से आपको ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये रहा आपका सर्कल, ये रहा पॉइंट सेंटर ओ। सेक्टर क्या होता है सर्कल में, सर सेक्टर बेसिकली सर सर्कल के अंदर दो रेडियस
और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का रीजन भी आपका सेक्टर ऑफ द सर्कल होता है। मतलब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द एरिया बिटवीन, मैं थोड़ा लिखने का क्या ही मतलब है, आप उतना तो समझ सकते हो। यहां पर लिखा ए और बी, तो एरिया बिटवीन द रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क विच इज ए बी। आर्क क्या है आपका? ए बी है। ये आर्क ए बी और ये रेडियस के बीच में जो एरिया इंक्लूड हो रहा है इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। सर आप बोलोगे फिर तो सर एक बात ये बताइए, हमें ये बताइए कि सर फिर तो ये आपका हो गया दोनों का रेडियस, और जो इधर का जो एरिया आ रहा है वो भी तो आर्क के साथ आर्क, और ये दोनों रेडियस अलग कर रही है ये वाला एरिया। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल, ये भी अपने आप में एक क्या है? सेक्टर है। तो फिर सर ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, ये छोटा है तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। ओके, तो हम मेजर और माइनर सेक्टर दोनों समझ चुके हैं, और इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसको समझेंगे इसके बाद हम, ठीक है। अच्छा, इस लेंथ को क्या बोलते हैं? इस लेंथ को बोलते हैं, जो बाहर जा रही है इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। ओके, तो आपको आई होप कि जो छोटा पीस है इसे क्या, जैसा केक जैसा पीस, ये ऐसा पीस, जो ऐसा पीस है छोटा वाला, इस तरह के पीस को हम क्या, जो दो रेडियस और आर्क से बाउंड रीजन होता है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ सर्कल। क्योंकि ऐसा जब एक रीजन बाउंड होता है तो उसी के करस्पॉन्डिंग में दूसरा भी बाउंड हो जाता है जो कि बड़ा होता है, तो बड़े वाले को मेजर सेक्टर बोलते हैं, छोटे वाले को माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो फिर सेगमेंट किसको बोलते हैं? चलो सेगमेंट समझ लेते हैं। सेगमेंट में बेटा क्या होता है? सेगमेंट में क्या होता है कि आप जैसे यहां पर बोल रहे थे कि दो रेडियस मिलकर रीजन को इनक्लोज करती हैं या अंदर मतलब क्लोज करती हैं, वैसे ही यहां पर एक कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड सर ऐसा सर्कल के किसी भी सर्कल के सरफेस से दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन कॉर्ड होती है। क्या होती है? कॉर्ड। जैसे मान लो यहां पर एक पॉइंट हो गया आपका पॉइंट ए और दूसरा हो गया आपका पॉइंट बी, तो इन दोनों पॉइंट को जो सर्कल पर हैं उनको टच करके एक लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो दैट लाइन इज नोन एज कॉर्ड। तो जो ये कॉर्ड है और इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग में ये आर्क है, तो ये कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है ना, इस रीजन को बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ सर्कल। फिर बोलोगे सर तब तो ये छोटा हो गया और इसी कॉर्ड से ऊपर भी सर्कल बना रहा है, तो फिर इसका मतलब ये रीजन भी सेगमेंट ही होगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल। मैं क्या बोलूंगा? बिल्कुल, क्योंकि सर ये वाला रीजन भी अपने आप में फिर क्या होगा? सेगमेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये मेजर सेक्टर था वैसे यहां पे ये कहा जाएगा मेजर सेगमेंट। इसे क्या कहा जाएगा? मेजर सेगमेंट। और इसे कहा जाएगा माइनर सेगमेंट। क्या कहा जाएगा इसे? माइनर सेगमेंट। क्योंकि ये छोटा है इसलिए माइनर सेगमेंट, क्योंकि वो बड़ा है इसलिए वो मेजर सेगमेंट। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका समझ लो दोनों का। आपको एक अल्फाबेट ऐसे यहां पर ले लेना होगा P, और लिखना क्या होगा? अगर आपको ये माइनर सेगमेंट दिखाना है तो आपको ये लिखना होगा, आपको इस तरह से लिखना होगा। कैसे? ऐसे OAPB। इससे खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर कोई पॉइंट Q लिखकर हम ऐसे लिख देते हैं OAQB, OAQB, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। ओके, सिमिलरली यहां पर एक कोई पॉइंट ले लो आप, सपोज P, तो इसे लिखोगे APB, ये हो जाएगा आपका क्या? माइनर सेगमेंट, ठीक है। और इसी तरह से आप एक पॉइंट यहां कहीं Q दिखा दो, फिर बोलो AQB, तो अगर आप इसको AQB बोल दोगे तो ये हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। अच्छा, अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इस तरह से सेक्टर और इस तरह से सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसको सीखेंगे। चलो, तो सिंपल सा फॉर्मूला, अगर एरिया ऑफ सेक्टर हमें बताना, एरिया ऑफ सेक्टर, सर एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको बताना है ना, तो हमारे पास सपोज सर ये सर्कल है, ठीक है, वेरी गुड, ये हमारा सर्कल हो गया। इस सर्कल के अंदर ऐसे दो रेडियस, एक मिनट, हाँ, इस तरह से आपके पास दो रेडियस होंगी, इस तरह से दोनों रेडियस एक
कुछ एंगल पर, किस पर, कुछ एंगल पर, कुछ थीटा एंगल पर आपस में इस तरह से, ये आर लेंथ की रेडियस है, इसका लेंथ कितना है आर, ठीक है, आर रेडियस है सर, और दोनों रेडियस, सपोज ये वाला रीजन, ये दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है ना वो थीटा डिग्री का एंगल है। तो ये थीटा डिग्री का एंगल में जो ये छोटा सा सेक्टर बन रहा है, इस माइनर सेक्टर का जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जिसका नेम हम कैसे दे सकते हैं, यहां पर हम एक पॉइंट ए लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं बी, और यहां पर मैंने आर लिख दिया, तो ओ ए आर बी। अगर मुझे इसका एरिया बताना है इस सेक्टर का, तो सबसे पहले छोटी सी बात आपको मैं बोलूंगा कि अगर ये एंगल थीटा है, तो हमें एरिया बताना है, क्योंकि यही एंगल अगर पूरा गोला रहता है ना सर, अभी तो सिर्फ इतना है, अभी तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इतना सिर्फ थीटा एंगल है। लेकिन अगर ये जो पूरा सर्कल में होता है ना सर, पूरा सर्कल में होता है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए, जब थीटा की वैल्यू जब आपका थीटा 360 डिग्री का होता है, उस केस में जो एरिया होता है ना वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। क्या होता है, पाई, क्योंकि जब यहां सेंटर पर पूरा एंगल घूम के बन रहा होता है, दोनों रेडियस आके टच कर रही हो, मतलब ये रेडियस उठे और घूम के आके यहीं पर टच कर जाए, तो कितना एंगल बनेगा, 360, पूरा सर्कल बना देगा, तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रेडियस सिर्फ यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल पर रुक गई तो क्या एरिया होगा, तो आपको ये बोलना होगा सर, फिर ये बताइए कि अगर 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर एरिया है तो 1 डिग्री में कितना एरिया होगा। मैं बोलूंगा 1 डिग्री में एरिया निकालने के लिए इस पाई आर स्क्वायर को 360 डिग्री से डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे ये तो यूनिटरी मेथड है, एक अगर 360 की वैल्यू पाई आर स्क्वायर तो 1 की वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360, दिस इज द एरिया ऑफ 1 डिग्री। अगर यहां पर थीटा की जगह 1 डिग्री होता तो एरिया ये होता, क्लियर। तो अगर थीटा की लेकिन यहां पर 1 डिग्री के बजाय थीटा डिग्री है, तो एरिया कितना होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, ओके। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो आपका जो माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या हो सकता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। जहां पर आपको ये क्लियर पता होगा कि पाई की वैल्यू क्लियर पता होगी, सर्कल का रेडियस पता होगा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी कि दोनों रेडियस के बीच में एंगल क्या है, वो एंगल यहां रख देंगे और एरिया फाइंड करके हम आराम से बता देंगे कि इस सर्कल का इतना एरिया निकल कर आएगा, इस आपके सेक्टर का एरिया इतना होगा। आप बोलोगे सर ये बताइए, ये तो माइनर सेक्टर का एरिया हो गया, अगर मेजर का बोलेगा तो पूरे सर्कल में से यही एरिया माइनस कर देना भाई, पूरे सर्कल में से अगर ये व्हाइट वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो पीछे वाले का एरिया निकल आएगा, तो आपको मेजर सेक्टर का निकल आएगा। तो मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर, समझ गए। अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया बताना हो तो पूरे सर्कल में से जो माइनर निकाला है उसको माइनस कर दो, बचा वाला मेजर का हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको क्लियर हो गई। द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्क लेंथ ऑफ सर्कल। किसी भी सर्कल की, सपोज आपके पास ये सर्कल है, इस सर्कल का आर्क लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, इस सर्कल का आर्क लेंथ का मतलब ये हुआ सर कि मान लीजिए ये सेंटर है, इस सेंटर से ये रही रेडियस और ये रही रेडियस, ठीक है। ये दो रेडियस है सर, ये दोनों रेडियस आर्क लेंथ ए बी क्रिएट कर रही हैं भाई। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये अपने आप में इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। ये एंगल इनके बीच का कितना है, थीटा, मतलब ये दोनों रेडियस आर, ये जो दो रेडियस है आपस में थीटा डिग्री का बीच में एंगल बना रही हैं। तो जो ये ए बी आर्क लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी होगी एग्जैक्ट ये बताना है इस बार। ये लेंथ ए से बी तक की लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना है।
तो इस आर्क लेंथ को निकालने के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या होगा कि सर जब ये थीटा 360 डिग्री होता है, मतलब ये पूरा सर्कल होता है, तब जो आर्क लेंथ है ना वो 2 पाई आर होती है। अगर ये ओबी रेडियस घूम के इसी ओए पर आ जाए और ये थीटा वाला एंगल बिल्कुल जीरो हो जाए, दोनों एक ही लाइन पर, तो क्या बनाएगा? पूरा सर्कल बना लेगा। उस केस में जो आर्क लेंथ होगा वो कैसा होगा? पूरा 2 पाई आर होगा, क्योंकि जो पूरी सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर, और आर्क लेंथ पूरा हो जाएगा। अगर इस तरह का हो भाई कि जो ये ओबी वाली लाइन है इस तरह से पूरा जाए रोटेट करके इसी पर आकर रुक जाए, तो अब पूरा सर्कल बन गया ना। पूरा सर्कल बन गया तो पूरे सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? वो होगा, सॉरी, जो आपका आर्क लेंथ होगा वो कितना होगा? 2 पाई आर होगा। ठीक है, तो अगर 360 डिग्री एंगल होता है तो आर्क लेंथ जो होती है, आर्क लेंथ मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर, पूरी सरकमफ्रेंस के बराबर। अगर एंगल 360 डिग्री है तो आर्क लेंथ आपकी पूरी 2 पाई आर के इक्वल होगी। अच्छा, अगर एंगल 1 डिग्री है तो आर्क लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो आर्क लेंथ होनी चाहिए सर 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, अगर ये दो रेडियस के बीच का एंगल थीटा है तो फिर आर्क लेंथ कितनी होनी चाहिए? क्योंकि जब यही थीटा 360 था तब आर्क लेंथ 2 पाई आर थी। फिर यही थीटा अगर सपोज यहां पर है, बिल्कुल 1 डिग्री बना रहा है, तो आर्क लेंथ इतनी है। तो यही अगर एंगल थीटा बना रहा है तो आर्क लेंथ कितनी होगी? तो जब थीटा एंगल बनाएगा तो आर्क लेंथ 2 पाई आर अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा हो जाएगी। दिस इज द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, या थीटा इसको लिखा रहने दो थीटा डिग्री के लिए। आप यहां से लिख सकते हो कि आर्क लेंथ AB इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। दिस इज द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल। ठीक है, किसी भी आर्क जो सेक्टर होता है, सेक्टर के करस्पॉन्डिंग में जो आर्क होती है उसकी अगर लेंथ निकालनी हो तो आपको 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा करना होगा। अगर उस सेक्टर का एरिया बताना हो तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा करना होगा। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये दो ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो हो गए। अब आपके पास एक लास्ट अब इसे कॉन्सेप्ट कह लो, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, या इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं हम इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो जो सर्कल के सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो आप देखो। आपके पास ये है सर्कल, ठीक है। सेगमेंट होता क्या है सर? सेगमेंट होता है कि जब कोई कॉर्ड इस तरह से सर्कल को कट कर देती है, आपस में एक अपने आप में कॉर्ड है, इसको बोलेंगे कॉर्ड AB। तो ये जब ये कॉर्ड AB बनती है तो इसका जो आर्क लेंथ है, ये आर्क है और ये जो कॉर्ड है, ये मिलकर एक सेगमेंट बनाती है। इसे क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसे बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब मुझे इसका एरिया बताना है सर, इस सेगमेंट का मुझे एरिया बताना है, तो मैं क्या करूंगा? भाई मैं ये करूंगा कि सबसे पहले मैं इस तरह से मैंने आपको ये ड्रॉ कर दिया सेगमेंट, ठीक है, जो कि है अपने आप में AB। ये एरिया बताना है आपको, ये पार्ट का, इस पार्ट का एरिया चाहिए। तो आप ये बोलो कि अगर सर मैं इसके सेंटर को इस A पॉइंट से ज्वाइन कर दूं और इस B पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, इफ आई ज्वाइन द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर O है उसको मैं इस पॉइंट A से, कॉर्ड के एक पॉइंट A से और कॉर्ड के दूसरे पॉइंट B से ज्वाइन कर देता हूं, जो कि अपने आप में रेडियस है, तो अगर मुझे इस सेगमेंट का एरिया बताना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा पता है? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, भाई अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया बताना है, ये येलो वाले पार्ट का, ये जो यहां पर है इसका, तो मुझे इस सेक्टर में से अगर मुझे ये सेगमेंट का एरिया बताना है तो मुझे पहले मैं पूरे सेक्टर का निकाल लेता हूं, और उस सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल AOB का एरिया माइनस कर देता हूं तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाता है।
तो सॉरी सेगमेंट मिल जाता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB, ये है आपका फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ सर्कल। समझ गए मेरी बात को भाई? ये सेगमेंट का मुझे अगर एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस कॉर्ड से जो पॉइंट A और B था इसको मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा ये सेक्टर, मुझे मिल जाएगा ये थीटा डिग्री, यहां पर जो एंगल होगा वो थीटा डिग्री का होगा, तो ये थीटा डिग्री का मुझे मिल जाएगा सेक्टर। तो ये जो थीटा डिग्री का सेक्टर होगा सर, उस सेक्टर का पहले मैं एरिया निकाल लूंगा और उस सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल वाला एरिया माइनस कर दूंगा, तो बचेगा सिर्फ ये पार्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सेगमेंट, उसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो फिर हम इस तरह से एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। मेजर सेगमेंट का निकालना होगा तो पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट माइनस कर दूंगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, अगर मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है, मतलब बड़े वाले पार्ट का, तो माइनर, पूरे सर्कल में से ये माइनर माइनस कर दो, आपको बड़े वाले का एरिया आ जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको बता दूं मैं कि इस सेगमेंट का जो एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारे पास है, उस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हो। हालांकि ये मेथड से भी जा सकते हो, आप ट्रायंगल का एरिया निकाल कर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया चाहिए तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट मैं लिख रहा हूं आपको, r² 2 पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड। अब आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो इस फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है, जो आना कैसे ये है, ये फॉर्मूला, ये कैसे ये फॉर्मूला सेगमेंट का एरिया देता है, इसको हम सेपरेट वीडियो में इसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ ये कहां से फॉर्मूला आ रहा है। बट दिस फॉर्मूला वर्क फॉर द एरिया ऑफ द सेगमेंट। जहां पर आपको क्लियर है कि थीटा कौन सा एंगल है, थीटा ये वाला एंगल है, थीटा इनके बीच का जो ये दो रेडियस है, इनके बीच का जो एंगल होता है वही यहाँ पर थीटा यूज होगा। ये पाई है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, डिग्री, ये थीटा यहाँ पर डिग्री में है, डिग्री के लिए वर्क करेगा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर, थीटा की वैल्यू डालो, साइन में जो हो उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखो, यहाँ पर पाई की वैल्यू डालो, रेडियस की वैल्यू डालो, आपको तुरंत डायरेक्ट आपको मिलेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर निकालने के लिए इसी एरिया को पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दो। ठीक है, तो आई होप कि बस ये फॉर्मूले को लेकर आपको इस फॉर्मूले के अलावा और कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, मुझे पता है ये फॉर्मूला आया कहां से, इसी के लिए डाउट होगा, पर इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे डिटेल्ड प्रूफ कि ये क्यों है, और बाकी चीजें अभी तक आपको आई होप कि समझ में सारी आई होंगी। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।